बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। इस इसना में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक साहब को DGISI तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का भी फैसला कर लिया। बड़ी अब ये वो सिचुएशन आ गई है जिस पे हम बहुत इंपॉर्टेंट तज्जिया लेंगे। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है, आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक्समैन सोसाइटी के अजीज़ आवान साहब। बड़ा बेबाक तज्जिया देते हैं। खुश आमदीद कहेंगे अजीज़ आवान साहब। जी वालेकुम सलाम। अपना साहिल भाई ठीक ठाक हैं आप? जी अजीज़ आवान साहब, पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं। DGISI का बड़ा ओहदा है, बड़ा मनसब है, उसके लिए एक बड़ी कदावर शख्सियत भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि बड़ी कदावर शख्सियत लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत का और चीफ ऑफ मिनिस्टर साहब का ये फैसला जनरल अपना आसिम मलिक साहब को DGISI बहुत आसम इकराम है। वो बड़े सीनियर जनरल हैं और फिर फौजी घराने से उनका तल्लक है और अल्लाह के फजलो करम से वो इस सीट के अहल थे और ये बड़ा मेरिट पे फैसला हो गया है। और अब सारे मामला जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से चलेंगे और मुल्क के अंदर जो भी चीजें सिक्योरिटी के हवाले से या फिर उन्हें मुल्क सिक्योरिटी के हवाले से उनको दोबारा बड़ी अच्छी नजर से देखा जाएगा। और जब तक इनकी में इंटेलिजेंस वगैरह काम करता है तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बड़ी बेहतरीन आएंगी। आपको एजाज़ी शमशीर से भी नवाजा गया है। माजी में आप बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में भी अपनी ज़िम्मेदारियां निभा चुके हैं। अब चूँकि आप DGISI बन चुके हैं तो चूँकि हमारी ISI को पूरी दुनिया मानती है और ये जो मनसब है हमारे जो मुल्क को अंदरूनी चैलेंजेस हैं, जो कि तालिबानाइजेशन हो या कि TTP हो या कि ऐसे पॉलिटिकल धड़े हों जो मुल्क की सालमियत के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, उनका कला कमा अब हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक मुश्किल टाइम में वो इस कमान को संभाल रहे हैं और मुल्क में दहशत गर्दी भी है और भी बहुत सारे मामला हैं और बलूचिस्तान भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मेहनत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस मुल्क के लिए की है और वो दिन ब दिन इस मुल्क में बेहतरी लेके उनके इकदाम आ रहे हैं और आए दिन पाकिस्तान अफवाज के जवान अपनी शहादतों का नजराना पेश करके इस मुल्क को अमन का एक बेहतरीन माहौल दे के जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी कमान में हम जो हमारे जो अभी DGISI नए आए हैं तो इनकी कमान में ये जो दहशत गर्दी है और सिक्योरिटी के मामला हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर तरीके से इसको निभाएंगे। एक डिजिटल दहशतगर्दी टर्म मुतारिफ करवाई थी माजी में, और वो डिजिटल दहशतगर्द क्या करता है, उसका पहला हमला होता है शख्सियत को मुतनाज़ा बनाना। अब चूंकि आसिम मलिक साहब DGISI बन गए हैं, फिर अगर ऐसे डिजिटल दहशतगर्द उनकी शख्सियत पर वार करते हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या सज़ाएं होंगी? उनको आवाम को दिखाया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। देखें, अपना मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द है वो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो जब अपना आप देखते हैं कि हम किस चीज को टारगेट करेंगे जिससे मुल्क कमजोर होगा तो फिर वो पहली नजर उनकी जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ, फिर दूसरी नजर उनकी आ जाती है DGISI की तरफ। लेकिन अगर ये लाख लाख एहसान है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद इस सीट पे भी ऐसे एक बंदे को नामजद किया गया है जो कि बैरड पे आकर बैरड पे फैसले करेगा और इन डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ एक अहम जंग लड़ेगा जिससे मुल्क में दहशतगर्दी भी का माहौल भी बेहतर होगा और मुल्क के अंदर और जो अफरा तफरी फैलाने वाले हमारे अपने लोग हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होंगे और मुल्क जो है वो अमन का गवारा बनेगा और बाहर से जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर भी पूरी तरह काम किया जाएगा। इसी इसना को आगे लेते हुए, आपका टाइम चूंकि बहुत अहम है अजीज़ आवर साहब, जजेस में भी धड़ाबंदियाँ, ग्रुप बंदियाँ हमने देखी। फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि जी वो जज मेरा
वो हुकूमत का, ये फलां का, ये इसका। हालांकि इंसाफ और कानून को, आइन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले जजेस करते हैं। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया, जिसमें वो जो नशिस्तें हैं वो PTI के पलड़े में ही जा रही हैं, ख़वातीन और अक़लियतों की। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अगले दिन स्पीकर साहब ने जो इलेक्शन में हक लिखा है, उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक हक लिखा है। और मैं समझता हूँ कि ये सीटों का फैसला करना और चीजों को देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला भी दे सकता है, अपनी राय का इजहार भी कर सकता है, लेकिन जो अदारा इसको देख रहा है या जो अदारा इसका असल वो चीजें सेटल करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो आपने ग्रुप बंदी की बात की है, तो देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त वो पाकिस्तान के बेहतरीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। उनके दौर में बेहतरीन जो उनका टाइम है वो गुजर रहा है। तो चंद एक लोग जो है ना जज, वो मेरा ख्याल है कि इनकी इंतशारी टोले से मुतासर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी देखें, अभी जो लाहौर में जलसा हुआ है उसमें जो वो इनके लतीफ खोसा, उसने कहा जी मैं चीफ जस्टिस को नहीं मानता, मैं फलां नहीं करता। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसी बातें नामुनासिब हैं। ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए, इनको कानूनी गिरफ्त कर इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस को इस तरह की अवामी जलसे में इस तरह की बयानबाजी करें। तो मेरा ख्याल है कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए और उनके लिए इस मुल्क में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पर आके वो इस तरह की बात करें। रहा मसला जजों का, तो जजों का एक टोला है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं करता और मैं ना आपको खराब करना चाहता हूँ और ना ही प्रोग्राम में कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जो मुतनाज़ा बने, लेकिन बात बातें करनी पड़ती हैं। क्या कभी आपने लिखा है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं साथी क्या है और पहले उनके साथी क्या थे? क्या वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो ऐसी है जिसके प्रोग्रामों में वकाला के जाके वो तकरीरें करते हैं, वो उनकर करनी चाहिए? क्या वो ये मुनासिब है कि उनकी मौजूदगी में उनके चीफ जस्टिस के खिलाफ गालियां दी जाए और जो गालियां देने वाले हो उनको वो वेलकम कहें और वो साथ दें और उनके साथ वो बैठे? क्या ये मुनासिब है कि दरखास्त जो है वो दी गई, PTI दी नहीं गई और PTI के हक में फैसला दे दिया गया? क्या ये मुनासिब है कि जो बंदे, जो लोग सुन्नी काद कौंसिल में गए हैं, अब वापस कैसे उनको है? ये सारी कानूनी चीजें हैं जो स्पीकर को भी सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामला तय करने देने चाहिए। इनमें इतनी इजाजत नहीं करनी चाहिए कि आप ये समझे कि इन अदारों का कोई काम नहीं। अवान साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, मैं माजरत ख्वाह हूँ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मुदाखलत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है अगर इलेक्शन कमीशन गलती करेगा तो सुप्रीम कोर्ट हरकत में आएगा। लेकिन अगर गलती ना ही करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को हरकत में नहीं आना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तो मौका देना चाहिए कि वो भी जो फैसले कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं, उनको उनके फैसलों को भी देखना चाहिए। एक जमात की मोहब्बत प्यार में या एक कैदी की मोहब्बत प्यार में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि आप इलेक्शन में पाकिस्तान को भी झूठा कह दें, आप स्पीकर को भी, असेंबली के खत को भी झुठला दें। ये भी जो कुछ कर रहे हैं आइन के मुताबिक कर रहे हैं, इनको भी तो सुनना चाहिए ना। ये खाली ये तो नहीं है कि ये बड़े मोहतर लोग हैं कि इनसे गलती की तवक्को नहीं हो सकती। ये मुझे बताएं कि उन्होंने 40 साल के बाद फैसला दिया है कि जी भट्टो जो है उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, उनका फैसला गलत हो गया है। तो आप उन जजों के खिलाफ, ये पहले तो अपने जजों, उस वक्त के जजों के खिलाफ ट्रायल शुरू करें ना। बेशक वो जिंदा नहीं है, उनको मरे को भी ये सजा दे। क्या बात है, छीने के ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये जरा अपनों को भी इंतजाम करें कि ये लोगों को सिर्फ इंतजाम जो है इन्होंने सियासतदानों के लिए रखा हुआ है और वो भी एक मखसूस जमात के लिए, मखसूस लोगों के रखा हुआ है। मैं पहले ये दिन से ये कह रहा था कि जब जनरल मंजीर को ये इंतशारी टोला सोशल मीडिया पे गालियां देता था तो मैं उस वक्त कहता था कि ये बात बड़ी दूर जाएगी। अब जब इन जजों को खुद गालियां पड़ी तो फिर देखा इन्होंने क्या उसके ऊपर तमाशा लगाया। तो जब आजम मजीद को गालियां पड़ती थी उस वक्त तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। क्या हमारे मुल्क का सिपा नहीं है, हमारा मुआवजा नहीं है? क्या वो इस मुल्क की दहशतगर्दी की, बका की, माशी, हर तरह की जंग नहीं लड़ रहा? क्या वो इस मुल्क के लिए दिन रात अपनी कोशिश तेज करके एक रोशन पाकिस्तान की तरफ नहीं लेके जा रहा? तो इनको तकलीफ सिर्फ ये है कि ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जा रहा है। भाई वो मेहनत कर रहा है दिन रात, वो अल्लाह के फजलो करम से आराम से नहीं बैठता, वो दिन रात मेहनत करके
ये है कि मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की असल मंजिल की तरफ लेके जाना है और दहशतगर्दों का किला कमा करना है, और बीच में ये जज पार्टी बन के उन इंतशारी टोलों को साथ मिलाकर उसके एजेंडे में दखल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। एक आखिरी एक अवान साहब, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है और बड़ा ये अहम क्वेश्चन है। आपको याद होगा अभी एक मसवदा आया था और आइन में अमेंडमेंट की जानी थी लेकिन ना हो पाई, लेकिन अभी तक कोशिशें जारी हैं। ये बताइएगा, अगर वो आइनी अमेंडमेंट हो जाती है और एक आइनी अदालत का क़याम हो जाता है तो क्या मंसूर अली शाह का दरवाज़ा बंद है, या क्या सिचुएशन आखिर क्या होगी उस अमेंडमेंट के बाद? देखिए, मंसूर अली शाह का दरवाजा बंद नहीं है, यही तो बात है समझने वाली कि देखिए पूरी दुनिया में अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके यहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं, जो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ताकि पब्लिक के केस ना डिले हो। और दूसरा, इस शिक में किसी को फारग नहीं किया जा रहा। इसमें ये है कि जजों की जो उम्र बढ़ाई जा रही है उसमें हर जज को मौका मिलेगा कि वो अपने टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। उसमें मंसूर अली शाह साहब का कोई रास्ता नहीं रोका जा रहा, ना ही उसमें कोई किसी किस्म का कोई उनके लिए प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है फिर से वो भी खुश होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हुकूमत जो है वो, ये अभी हमारे जो वजीर आजम साहब गए हैं उधर अक़वाम मुत्तहिदा में साफ करने के लिए, उधर से वापस आते हैं तो उधर से भी गुड न्यूज आएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर उसके बाद अल्लाह के फजल करम से ये शिक भी वो कामयाब हो जाएंगे पास करवाने में। और ये ऐनी तरमीमें करवाना असम्बली का हक बनता है, और उनको ऐसी ऐनी तरमीमें करवाते रहना चाहिए जिससे अवाम फायदे होते हैं। और अगर बिलावल साहब ने कहा अगर मौलाना और JUI नहीं भी आई तो भी हम नंबर पूरे करेंगे और ये आइनी तरमीम होके रहेगी, ये तो बड़ा एक अच्छा जेस्चर है कि हुकूमत अब कॉन्फिडेंट में आ रही है। लेकिन मुझे ये जिनके पीछे मैं कहता हूँ जिनके पीछे ये लगे हुए हैं ना, हाँ। ये मौलाना भी ना वोट दे, ठीक है ना जी, अख्तर बेंगल भी ना वोट दे, तो इंशाल्लाह तो आपको नजर आएगा कि जो बड़ी पकड़ी कर पंजाब में बड़े दावे लगा के जा रहा था, ये अली मिर्जापुर की सारी पार्टी जो है ना वो ऐनी तरमीम पास कराने में वोट देगी। ये आप मेरी बात लिख लें। ये बात तो रिकॉर्ड पे चली गई। अवान साहब, फिर PTI क्यों इतना फड्डा डाल रही है इस आइनी अदालत के कयाम? ये तो फिर अच्छा इकदाम है कि आइनी मामलात आईनी अदालत में तो ये फटा नहीं डाल रही। PTI जो है वो एनआरओ मांग रही है कि इमरान खान को छोड़े, वो अपने लीडर को प्रेशर डाल रहे हैं। उनका एक ही बात शुरू होती है और एक उसी पे खत्म हो जाती है। कोई उनको ना आईनी अदालत पे इतराज है, ना वज़ीर आज़म पे इतराज है, ना किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इतराज है। उनको इतराज ये है कि हमारे लीडर को छोड़ दिया जाए, और अब उनके ऊपर जो केसेस हैं उनमें कैसे छोड़े, वो सारे अदालतों में केस है, अदालतों में भुगते, अदालतों में जमानतें लें या बरी हो जाए तो आ जाए मैदान में। आप इनको एनआरओ कैसे देते हैं? वो इनको इनकी साथ सुई पे अड़ी हुई है। इस बार एनआरओ नहीं मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा इस बार। मैं आपको बताऊं, मैं बतौर पाकिस्तान एक्शन सोसाइटी के चीफ ऑर्गेनाइजर 1000 दफा आपको कह चुका हूं कि 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनको सजाएं होंगी, और ये पाकिस्तान की शोहदा की फैमिलियों का मुतालबा है, और इंशाअल्लाह ताला इनके कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे और वहां से इनको सबको सजाएं होंगी। एक बंदे को भी माफी नहीं होगी। हमने हमेशा मुतालबा किया है और आज भी हमारा यही मुतालबा है कि किसी एक बंदे को भी ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं उनको कोई एनआरओ भी नहीं मिलेगा, और उनके मुकदमात तो सर जी सॉरी सर, फिर उनको भी तो जो सहूलतकार थे, जो नौजवानों का माइंडसेट बना रहे थे, शहबाज गिल जैसे लोग, मुराद सईद जैसे लोग, ये कहाँ गायब हैं? इनको भी तो लेकर आए ना। ये सारे आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आज़ा राजा को सजा हो गई, उनके साथ कैप्टन मेहदी को सजा हो गई, तो एक और कर्नल जो था उसको सजा हो गई। अब जो है इनकी बारी है, ये जितनी भी बकवासबाजी कर सकते हैं ना अपना शहबाज के लिए कर लें, या तो वो मुराद सही है, सब आ जाएंगे और सबको कानून के दायरे में लेके आएंगे। सब जो है वो कानून के दायरे में खड़े होंगे। यहाँ पे किसी को माफी नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। जिसने मुल्क के साथ ज्यादती की है, जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क के शोहदा की फैमिलियों को तंग किया है, जिसने उनकी यादगारों को उस दिन गिरा के हमारे मलाल डाउन करने की कोशिश की है, अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को अफ्रीका के लड़ाने की कोशिश की है,
वो लोगों के लिए कोई माफी नहीं है, ना वो बचेंगे। इसका मतलब ये कि पीटीआई के जो लोग भंगड़े डाल रहे थे वो कह रहे थे जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो समझो ये हुकूमत गई, नए इलेक्शन होंगे और फिर हम आएंगे इक़्तिदार में और इमरान खान को बाहर निकालेंगे, बस जी आ जाएं, तैयारी करें, ढोल डालें, वो सब ख़त्म। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये पहले ये इन्होंने ढोल टप्पे में जाने शुरू किए हैं अली अमीन गड्ढापुर के सिर पे, उसका अजर भी आपके सामने आ जाएगा। और अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो अल्लाह करे वो बने, तो इनको नानी याद आ जाएगी पीटीआई वालों को। आप देखें वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज़ अवान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। अलबत्ता मुतादिद बार अवान साहब जो तज्ज़िया देते हैं वो बात सच साबित होती है। आपने ही कहा था कि 9 मई पे माफ़ी नहीं मिलेगी, पहले माफ़ी की डिमांड थी, फिर जब माफ़ी नहीं मांगी गई तो कहा गया कि माफ़ी अब नहीं मिलेगी, अब सिर्फ सज़ाएं होंगी। और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि 9 मई के जो केसेस थे वो अभी तक चल रहे हैं और अब वो आखिरी मरहल में पहुंच गए हैं। अब 9 मई पे सज़ाएं होंगी, किस किस को सज़ा होगी, बानी पीटीआई को भी सज़ा हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड कर रही है हुकूमत वक्त के लिए। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।